हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 14। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 13 में स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम उसका फॉर्मूला लिखा था। हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो दो केस में हम कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से दो केस थे हमारे पास? पहला केस था हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम की। देखो, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे फर्दर डिस्कशन होगा, और हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था उस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो दो सिस्टम के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम थे हमारे पास? एक डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। मतलब अलग अलग पॉइंट पे चार्ज रखे हैं उस सिस्टम को बनाने में, तो टोटल कितनी एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी लिखा था। सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके लिए भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। ठीक है, इसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला लिखा था। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था हाफ समेशन क्यू आई वी आर आई। दिस इज दी formula for electrostatic potential energy of discrete charge system. ठीक है, discrete charge distribution, and the for continuous charge distribution the formula we are getting U is equal to half epsilon naught E square dV for all space, complete space के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने बहुत सारे केस डिस्कस किए थे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की थी वो की थी हमने एक स्फेरिकल शेल की एनर्जी कैलकुलेट की थी, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, हमने एक सॉलिड स्फेयर की कैलकुलेट की थी, सॉलिड स्फेयर की कैलकुलेट की थी। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास यदि जो सिस्टम है वो एक से ज़्यादा सिस्टम है, दो सिस्टम है हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम है हमारे पास, तो एनर्जी क्या होगी। मतलब ये एक सिस्टम है हमारे पास, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देखें जाके। ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, बोथ आर इंडिपेंडेंट सिस्टम, दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी, इस कंप्लीट सिस्टम की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कंप्लीट टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी? उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला लिखा था? इसकी इंडिविजुअल एनर्जी, इसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी एक्स्ट्रा में थी जो इंटरेक्शन एनर्जी थी। तो टोटल एनर्जी होगी इसकी U1 प्लस U2। U1 है इसकी इंडिविजुअल एनर्जी, जिसे कहते हैं हम सेल्फ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एनर्जी। जब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब ये सिस्टम नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज़ द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इन द एब्सेंट ऑफ द सेकेंड सिस्टम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम 1 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेवलप सिस्टम सेकंड। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सिस्टम सेकंड को बनाने में दैट इज़ द सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम सेकंड। देयर इज़ वन एक्स्ट्रा टर्म, दिस टर्म इज़ एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 dV। एक ये एक्स्ट्रा टर्म होगी, ये होगी इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी कैसे आएगी? देखो, ऐसा तो है नहीं दोनों इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। जब इसको हमने फॉर्म कर दिया, उसके बाद इसको फॉर्म करेंगे, जब इसका इसके ऊपर इफेक्ट भी होगा एक, या इसको पहले फॉर्म कर दिया, जब इसको फॉर्म करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इफेक्ट होगा। ठीक है, वो इफेक्ट कंसिडर करें, दैट इज़ द इंटरेक्शन एनर्जी। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। U1 क्या है हमारे पास? U1 है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E1 स्क्वायर dV। U2 है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E2 स्क्वायर dV। ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी है हमारे पास। तो इसका हमने एक एग्जांपल भी किया था। ठीक है, एग्जांपल जो हमने कौन सा एग्जांपल किया था? हमारे पास स्फेरिकल शेल है, मतलब कॉन्सेंट्रिक दो स्फेरिकल शेल है, एक की रेडियस A है, एक की रेडियस B है, दोनों पे अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट सिस्टम की क्या होगी? ठीक है, वो हम देखते हैं। उसको अलग अलग मेथड है उसको करने के। ठीक है,
इस पर 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है केस। 2-3 सिस्टम हो तो तीनों के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी आ जाएगी, लेकिन 3 वाला तुमसे पूछा नहीं जाएगा, इन जनरल 2 वाला ही पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास शेल है ऑफ रेडियस ए, ठीक है, इसके इट इज़ कवर्ड बाय अनदर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस बी। इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था -Q। इसकी हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, वो मैंने अलग तरीके से कैलकुलेट की थी, लेकिन आज हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो हमने अलग तरीके से कैलकुलेट की थी लास्ट न्यूमेरिकल में, लास्ट प्रॉब्लम में, जो लास्ट वीडियो थी उसमें तुम देखना जाके। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो पहले तो सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट कर लो इंडिविजुअल दोनों की, फिर इंट्रैक्शन एनर्जी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो। तो सेल्फ एनर्जी इसकी क्या होगी, स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, एक ये लास्ट वीडियो में हमने ओनली स्फेरिकल, कोई सिंगल स्फेरिकल शेल हो ऑफ रेडियस आर का कोई स्फेरिकल शेल है, इस पर चार्ज का Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन दी अर्लियर वीडियो। ठीक है, तो क्या एनर्जी थी हमारे पास, Q²/8πε0r। दिस इज द सेल्फ एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद डिस्ट्रीब्यूशन Q डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ एनर्जी है स्फेरिकल शेल की। वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, इसकी एनर्जी। देखो यहाँ 2 सिस्टम है, यहाँ ये एक ही सिस्टम था कंप्लीट। ठीक है, तो इसकी तो सिर्फ सेल्फ एनर्जी होगी। यहाँ 2 सिस्टम है, पहले देखो अंदर वाले स्फेरिकल शेल को फॉर्म करना पड़ेगा उसको, मतलब इस चार्ज Q को ला के इन्फिनिटिव से ला के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज को, फिर -Q चार्ज को लाके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब -Q चार्ज को लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, ऑलरेडी एक पोटेंशियल है यहाँ पे इसकी वजह से, तो एक इंट्रैक्शन एनर्जी होगी यहाँ पे। वो इंट्रैक्शन एनर्जी है। एक तो मैंने जनरल मेथड बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इस फॉर्मूले से हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट। अब देखो क्या होगा, सेल्फ एनर्जी पहले तो इसकी कैलकुलेट कर लो। मान लो ये -Q चार्ज अभी तक हमने नहीं फॉर्म किया, तो इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी इस फॉर्मूले से, U1 होगा हमारे पास, अंदर वाले जो स्फेरिकल शेल है इसकी सेल्फ एनर्जी होगी Q²/8πε0a। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द इनर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस a विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q। नाउ कैलकुलेट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द आउटर स्फेरिकल शेल with the absence of inner spherical shell। अब मान लो हमने इनर स्फेरिकल शेल नहीं फॉर्म किया, सिर्फ आउटर वाला फॉर्म किया है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर स्फेरिकल शेल इज, अब देखो -Q है लेकिन Q² है तो वो प्लस ही हो जाएगा, Q²/8πε0b। दिस इज द सेल्फ एनर्जी फॉर आउटर स्फेरिकल शेल इन द एब्सेंस ऑफ इनर स्फेरिकल शेल। ठीक है, सेल्फ एनर्जी मतलब वो ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है, सिर्फ उसको ही बनाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब इंट्रैक्शन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इंट्रैक्शन एनर्जी में हमें पता है ε0 E1.E2dV। अब इंट्रैक्शन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, देखो इंट्रैक्शन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तुम्हें। मान लो देखो इस Q चार्ज को हमने फॉर्म कर दिया, अंदर वाले स्फेरिकल शेल को हमने बना दिया। ठीक है, अब बाहर वाले स्फेरिकल शेल को हम बना रहे हैं। ठीक है, बाहर वाले -Q चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, अभी ये नहीं है, ये एब्सेंट है अभी, मान लो ये एब्सेंट है। देखो इसको ध्यान से समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी फिजिक्स क्या है यहाँ पे। देखो बाहर वाले को हम लेके आ रहे हैं, -Q चार्ज लाना है टोटल, तो हम -Q में से कुछ पार्ट लाए और यहाँ रख दिया हमने, फिर -Q में से कुछ पार्ट लाए यहाँ रख दिया, कुछ पार्ट लाए यहाँ रख दिया, यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, -Q चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में कौन सा तरीका किया था, हमने पिछली वीडियो में एक तरीका किया था, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट पे एक पोटेंशियल है इस अंदर वाले चार्ज की वजह से, और वो क्या है KQ/B, क्योंकि इस Q चार्ज की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल है KQ/B। और हमें पता है -Q को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क होगा -Q इंटू पोटेंशियल, तो -Q इंटू KQ/B। ये हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, और सभी को ऐड कर दो, Q²/8πε0 Q²/8πε0b Q²/8πε0a और इसको,
तीनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट एनर्जी आ जाएगी। अब हम कौन सा तरीका कर रहे हैं, अब हम तरीका कर रहे हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें क्या करना है, क्यू चार्ज को तो हम पहले ले आए, जब इसको लाएंगे तो सिर्फ सेल्फ एनर्जी चाहिए, वो हमने लिख ली। माइनस क्यू चार्ज को, यदि क्यू चार्ज अंदर वाला नहीं है तो माइनस क्यू के लाने में सेल्फ एनर्जी इतनी चाहिए हमें, क्यू स्क्वायर बाय 8πε0 b। अब माइनस क्यू को लाएंगे, जब ये प्रेजेंट था तब देखो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। एक तो इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से होगा, एक माइनस क्यू की वजह से होगा। और ये इस रीजन में तो चलो जीरो होगा, लेकिन इस रीजन में ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस रीजन में ये जीरो नहीं होगा, इस रीजन में तो ये जीरो होगा, बाहर वाले रीजन में तो ये जीरो होगा, ठीक है। तो इस रीजन में ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, दोनों चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर E2 होगा माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस बाहर आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, r⁴, वॉल्यूम को लिख देंगे d4πr² dr, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4π/r² dr। और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटिव से b, इन्फिनिटिव से b, ठीक है। इन्फिनिटिव तो जो लिमिट है वो इन्फिनिटिव से b क्यों ली हमने, ये भी तो हो सकता है पहले हम इसको ले आएँ बाद में हम इसको लाएं, ठीक है। पहले हम इसको ले आएँ बाद में हम इसको लाएं, तो क्या लिमिट होगी, तो क्या इंटरेक्शन एनर्जी होगी, तो भी देखो इन्फिनिटिव से b लिमिट होगी। तो भी पहले मान लो हम इसको ले आए, इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार, देखो इस चीज़ को समझो अच्छे से, देखो इसको रब कर देता हूँ। ये देखो पहले मान लो हम आउटर को ले आए, आउटर चार्ज को ले आए, मान लो पहले हम आउटर चार्ज को ले आए माइनस क्यू को, अब हम प्लस क्यू को ला रहे हैं अंदर, प्लस क्यू को बाद में ला रहे हैं, माइनस क्यू को पहले ले आए। अब देखो प्लस क्यू को जब हम लाएंगे इन्फिनिटिव से, तो यहाँ तक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ तक तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, अंदर ले जाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में, इन्फिनिटिव से b लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। जब ये प्लस क्यू चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, ये एक स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। जब प्लस क्यू को लाएंगे हम अंदर लेके आएंगे, तो यहाँ तक लाने में तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस के क्यू बाय r², इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अंदर ले जाने में हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो लिमिट हमेशा इन्फिनिटी से b आएगी, चाहे इसको पहले ले आओ चाहे इसको पहले ले आओ। जब इसको पहले ले आएंगे फिर इसको लाएंगे, फिर तो इन्फिनिटी से b आएगी लिमिट, तो इन्फिनिटी से b। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4π, ठीक है, 1/r² है, तो ये आ जाएगा -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r b इन्फिनिटिव से b। इसकी जो लिमिट आएगी हमारे पास वो आएगी b से इन्फिनिटिव, ठीक है। इसकी लिमिट b से इन्फिनिटी लेनी है। यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो इन्फिनिटिव से b है, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये मैं b से इन्फिनिटी, बार बार इन्फिनिटिव से b बोल रहा हूँ, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, क्योंकि वहाँ पे एक माइनस बाहर लेते हैं, माइनस E.dr, ऑलरेडी एक माइनस बाहर लेते हैं, तब इन्फिनिटिव से हम b लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम प्लस ही लिख रहे हैं बाहर, तो ये आएगा b टू इन्फिनिटिव, ठीक है, E1 डॉट E2 dv, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी में हम, क्योंकि ऑलरेडी प्लस लिख रहे हैं इंटरेक्शन एनर्जी में, यदि माइनस लिखते तो इन्फिनिटिव से भी आता है, तो हमें लिमिट लेनी पड़ेगी b से इन्फिनिटिव। इसका ध्यान रखना है तुम्हें, यदि ऑलरेडी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ऑलरेडी हम प्लस लिख रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला है ना, एप्सिलॉन नॉट U1 प्लस U2 प्लस एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 dv। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आएगी b से इन्फिनिटिव, ठीक है, b से इन्फिनिटिव। तो इसको सॉल्व करो, माइनस एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4π बाहर आ जाएगा, 1/r² का क्या हो जाएगा, -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r b से इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो -1/b। तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर को लिख देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 4π इंटू माइनस आ जाएगा
1/b, ठीक है। तो एक 4 पाई से एक 4 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास, ये क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, बेसिकली ये है क्यू स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, तो ये हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, वो सेम ये वाले, इसको यही भी लिख सकते हैं हम, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये इंटरेक्शन एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी वो कैलकुलेट कर सकते हो तुम। देखो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, सेल्फ एनर्जी पहले क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, इसको एलसीएम लेके तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसी में एक दो क्वेश्चन, इसी में एक होमवर्क कर लेना, तुम खुद सॉल्व करना, होमवर्क कर लेना इसमें तुम। देखो इसमें होमवर्क क्या कर सकते हो तुम, इसमें होमवर्क कर लेना, यदि यही सेम है हमारे पास स्फेरिकल शेल, ए रेडियस का है, ये बी रेडियस का है, इस पे चार्ज है Q, इस पे भी है हमारे पास, इस पे मान लेते हैं 2Q, इस पे 2Q, इस पे है Q, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम्हें कैलकुलेट करनी है, होमवर्क है ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट होमवर्क का, ये Q है यहाँ पे 2Q है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें टोटल कैलकुलेट करनी है कितनी होगी इस सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। यदि जो एक स्फेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसमें जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, यूनिफॉर्म डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, उस टाइप का हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या हमारे पास एक स्फेयर है रेडियस r का, ठीक है, जिसमें जो चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है kr, k कांस्टेंट है, r लेस देन r के लिए, r लेस देन इक्वल टू r के लिए है kr और बाकी है 0, r ग्रेटर देन r के लिए है ये 0। इसके लिए हमें सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तो फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर डी, ऑल स्पेस, पूरे स्पेस के लिए। तो पूरे स्पेस में हमें दो ही स्पेस है यहाँ पे, एक इनसाइड एक आउटसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमें पता होना चाहिए और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए, मतलब इस सिस्टम को फॉर्म करने में कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड। देखो इसका एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, यदि तुम फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले एक रिंग लेनी पड़ेगी, इसके अंदर एक स्फेरिकल शेल लेना पड़ेगा, स्मॉल स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल लोगे जिसकी रेडियस x है, जिसकी थिकनेस dx है, इस पे देखोगे पहले चार्ज कितना है, ठीक है, इस पे देखोगे पहले, ये भी कर सकते हो तुम, मान लो एक तुमने स्फेरिकल शेल बना लिया, उस पर चार्ज dq है, इस dq स्फेरिकल शेल की वजह से इसका एक पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसका एक पोटेंशियल होगा। देखो ये स्फेरिकल शेल है रेडियस x का, अलग तरीका बता रहा हूँ तुम्हें करने का, लेकिन तुम्हें इससे ही सोल्व करना है, तुम्हें बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर का पार्ट ले लिया हमने, स्फेयर के अंदर का, ये रेडियस x है, इसकी थिकनेस dx है, ठीक है, थिकनेस dx, इस पे चार्ज dq है, मान लो इस पे चार्ज dq है, ठीक है। शुरू में इसको ले आए, मान लो हम शुरू में इसको ले आए, तो इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो इसको लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से कोई नहीं था यहाँ पे, मान लो इसको ला रहे हैं हम, सिर्फ इसको ही ला रहे हैं, तो इसको लाने में dq चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो इसके ऊपर हम एक लेयर और चढ़ाते हैं, इसके ऊपर एक और चार्ज लाते हैं, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, k dq बाय x एक पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक चार्ज ला रहे हैं, मान लो dq, ठीक है, इसका चार्ज मान लो q है, dq मत मान लो, q मान लो, इसका चार्ज कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल Q मान लो, जो हम चार्ज ला रहे हैं वो dq है, ठीक है, वो चार्ज ला रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा टोटल, वो चार्ज जो हम लाए, ठीक है, इसके ऊपर जो हमने चढ़ाया, ठीक है, वो मान लो dq है, इनटू दिस पोटेंशियल,
यहाँ ये मान लो चार्ज Q है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है इसके ऊपर, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा वर्क होगा इसके ऊपर एक लेयर फिल करने में। फिर टोटल वर्क कितना होगा, हमें कितनी लेयर फिल करनी है, 0 से रेडियस R तक, 0 से रेडियस R तक हमें टोटल लेयर फिल करनी है। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। तुम ट्राई करना, यदि कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। यदि तुमसे हो तो तुम ट्राई करना, यदि नहीं हो तो मैं भेज दूंगा तुम्हें सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप पे, या तुम कह देना मेरे को जो सॉल्व नहीं हुआ हमसे, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। या इसको थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो ये इन जनरल फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करो तो ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करो और कैलकुलेट करो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन तरीका यही है, जैसे इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए, पहले हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई, तीसरी, तो टोटल कितना वर्क करना पड़ा लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाने में, और कहाँ से कहाँ तक चढ़ानी है, 0 से R तक, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसको ट्राई करना, सिंपल वाला ट्राई करना, चार्ज डेंसिटी एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी रो हर जगह कांस्टेंट है, इसको ट्राई करना, ठीक है। सिंपल को ट्राई करना, इसमें क्या ले लोगे, एक पहले तो एक स्फीयर ले लेना ऑफ रेडियस स्मॉल r का, इसकी सेल्फ एनर्जी तुम्हें पता होगी, इसका पोटेंशियल तुम्हें पता होगा, इसकी सरफेस पे क्या पोटेंशियल है ये तुम्हें पता होगा। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाना जिस पे चार्ज dq है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाना, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। देखो इसको देखो कैसे करोगे तुम, ट्राई करना तुम, मैं एक बार बता रहा हूँ तुम्हें, सिंपल वाला बता रहा हूँ, फिर डिफ़िकल्ट वाला तुम ट्राई करना। चार्ज डेंसिटी रो है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, r रेडियस का, तो एक क्या करोगे, एक स्फीयर ले लोगे ऑफ स्मॉल r रेडियस, मान लो इसकी सेल्फ एनर्जी तुम्हें पता है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, स्मॉल r रेडियस का, इसकी सेल्फ एनर्जी मान लो तुम्हें पता है, ठीक है। और इसकी वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो इस स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर ले लिया हमने, ठीक है, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज डेंसिटी रो है, टोटल चार्ज इसके अंदर Q है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एक स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक स्फीयर है हमारे पास ऑफ स्मॉल r रेडियस, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है वो हमने कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो पोटेंशियल V है। अब इसके ऊपर हमने dq चार्ज लेप कर दिया, dq चार्ज हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, dq चार्ज, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस r है, इसकी थिकनेस dr है, तो इस पे इसके तो dq चार्ज कितना होगा हमारे पास, dq होगा हमारे पास 4 पाई r² dr, ये dq चार्ज होगा हमारे पास इंटू रो इंटू 4 पाई r² dr। तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा इस लेयर को चढ़ाने में, पोटेंशियल इस पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू रो इंटू 4 पाई r² dr, ये हमारे पास वर्क डन होगा। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से r तक, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुम्हें। इस सरफेस पे पोटेंशियल, एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r, इसके सरफेस पे क्या पोटेंशियल है, इसके सरफेस पे क्या पोटेंशियल है उसका तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। वो पोटेंशियल यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो वही सेम पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास जो हमने स्फीयर की कैलकुलेट की थी। ट्राई करना, फिर इसको करना, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लेकिन तुम इन जनरल जब एग्ज़ाम में करोगे वो इसी से करोगे, लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप से इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन जनरल ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इससे तुम डायरेक्ट आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स है तुम्हारे, मतलब लेयर के ऊपर लेयर चढ़ा के लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते गए तो कितना वर्क करना पड़ा टोटल, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ट्राई करना, हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी बढ़िया है। यदि तुम्हें करना है तो भेज देना, या तुम सर्च कर लेना, किसी भी बुक में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये तरीका मिल जाएगा तुम्हें किसी भी बुक में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले बेसिकली क्या चाहिए, इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे r रेडियस का, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास है
ई डॉट डी एस टोटल चार्ज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड होगा रो डी वी, ठीक है। रो है हमारे पास के आर, डी वी है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और जीरो से लिमिट है 0 से आर। तो ये देखो के तो कांस्टेंट है हमारे पास, ये वो के नहीं है हमारे पास, ये के कांस्टेंट वाला के है, तो के बाहर आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब डी आर, लिमिट है 0 से आर, ये आ जाएगा के 4 पाई आर की पावर 4/4, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ई इंटू 4, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बचेगा, तो ये आएगा हमारे पास ई इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू के आर स्क्वायर 4, एक नीचे एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने, आउटसाइड निकालो, ये हमने किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तुम्हें याद होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था और हमने कैलकुलेट भी किया था। तो आउटसाइड में डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना तुम क्या कैसे करोगे, गॉसियन सरफेस लोगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो लिमिट आ जाएगी वो 0 से आर आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 से आर। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास के आर टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर का, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इनसाइड आउटसाइड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, इसको रब कर देता हूँ मैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर डी वी। ये है ऑल स्पेस, ऑल स्पेस मतलब इनसाइड भी आउटसाइड भी। इनसाइड होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाय 2 0 से आर, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है के स्क्वायर आर टू द पावर 4 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, डी वी आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, प्लस आउटसाइड है एप्सिलॉन नॉट बाय 2, आउटसाइड की लिमिट आएगी आर टू इन्फिनेटिव, और आउटसाइड है ये हमारे पास ये, तो के स्क्वायर आर टू द पावर 8 अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाय 2, इसको सॉल्व करो। देखो के कांस्टेंट है यहाँ पे, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, दोनों में के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और दोनों में 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दोनों में 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दोनों में 4 पाई बाहर आ जाएगा, दोनों में 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेशन 0 से r करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब कांस्टेंट आ गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो क्या बचा r की पावर 6, तो ये क्या आएगा r की पावर 7/7, ठीक है, क्योंकि r की पावर 6 बचा, r की पावर 4 और r स्क्वायर, r की पावर 6 तो r की पावर 7/7, प्लस इसमें एप्सिलॉन नॉट बाय 2 बाहर चला गया, ये चीज़ बाहर चलेगी, 4 पाई बाहर चला गया, इस r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा नीचे r स्क्वायर, ठीक है, नीचे बचेगा r स्क्वायर, तो ये आएगा -1/r, r की पावर 8 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा -1/r, तो ये माइनस रहेगा, तो 1/∞ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा नीचे 1/r, ठीक है। 4 पाई, ठीक है, 16 ये तो बाहर चला गया था, 4 पाई भी बाहर चला गया था, ठीक है, r स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, ठीक है, और ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल r की पावर 7। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये देखो एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये आएगा के स्क्वायर पाई नीचे आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा r की पावर 7 कांस्टेंट आ जाएगा, 7 + 1 8/7, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा के स्क्वायर पाई r टू द पावर 7 अपॉन 7 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, स्फीयर ऑफ रेडियस r, और उसकी चार्ज डेंसिटी हमारे पास kr। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सरफेस की, के स्क्वायर पाई r की पावर 7 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन है, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उस पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर आ जाएगा, उन सभी की बाउंड्री कंडीशन होगी, उन्हीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन भी निकाल सकते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन यहाँ हम अभी तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिडर नहीं कर रहे। हमारे पास जो मीडियम है वो डायरेक्ट वैक्यूम है, एयर है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, डायरेक्ट वैक्यूम है। तो वैक्यूम के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? ठीक है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? बाउंड्री कंडीशन का मतलब हमारे पास एक इंटरफेस है, मान लो एक हमारे पास प्लेट है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। ये एक प्लेट है हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिलो लिख लो, इसको बिलो, नीचे वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बिलो, या E1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, E1 लिख लो। ठीक है, तो क्या ऊपर वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ही रहेगा या चेंज होगा? ठीक है, वो हमें देखना है, मतलब बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, जो बाउंड्री है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर टू दी इंटरफेस जो सेपरेट कर रहा है दो रीजन को, एक ये वाला स्पेस है, एक ऊपर वाला स्पेस है, इसको ये प्लेट सेपरेट कर रही है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है। यदि इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तब बाउंड्री कंडीशन क्या होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा को 0 कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, मतलब नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या वो भी E1 होगा या कुछ चेंज होगा? अब देखो हमें पता है प्लेट की वजह से, नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ भी होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो अपोज कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कम है E1 से, जो हम अप्लाई कर रहे थे उससे तो कम है। जब प्लेट नहीं थी तब E1 था, तब मान लो E था, जब प्लेट नहीं थी तब E इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जब प्लेट आ गई तब E1 हो गया और वो E1 इससे कम है, E से कम है, कितना कम है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर साथ दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो ये E से इंक्रीज़ करेगा, कितना इंक्रीज़ कर गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, इसको मान लो E2, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे दो कंपोनेंट हो सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस और टेंजेंशियल टू द इंटरफेस। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनमें तो ये गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, ये E1 है हमारे पास E माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 है हमारे पास E प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 माइनस E1 क्या होगा, E2 माइनस E1, और ये E2 और E1 ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को n से लिख लो, E2n और E1n। ठीक है, ये हम सॉल्व भी करेंगे, अभी मैं इन जनरल बता रहा हूँ, तुम्हें थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ये सॉल्व भी करेंगे। तो E2n माइनस E1n कितना होगा, ये इन दोनों का गैप ले लो, E प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस E प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये से ही कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E2n माइनस E1n इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन होगी। मतलब पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो इस प्लेट के अलोंग है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लेट के अलोंग है। अब इस प्लेट के अलोंग इस सिग्मा की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस प्लेट के अलोंग इस सिग्मा की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो तो 0 है, तो ये सेम रहेगा, उसको टेंजेंशियल लिख देते हैं, E2t टेंजेंशियल माइनस E1t इक्वल टू 0। मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम रहेगा क्योंकि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसको हम प्रूफ भी करते हैं, अभी दोनों को हम प्रूफ करते हैं, दोनों कंपोनेंट को।
ठीक है, दोनों को हम प्रूफ करते हैं। तो ये बाउंड्री कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यदि सिग्मा जीरो हुआ, यदि सिग्मा जीरो हुआ तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तब E2n इक्वल टू E1n होगा और E2 टो टेंजेंशियल कंपोनेंट को टो से लिख दिया हम, E1 टो इक्वल टू जीरो। ये बाउंड्री कंडीशन होगी। अब इसको प्रूफ करते हैं, बस यही बाउंड्री कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है यहाँ पे, यहाँ अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, फिर अलग केस होता है। वो हम डाइलेक्ट्रिक, जब हम डाइलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, वैक्यूम है हमारे पास, ठीक है, सिंपल वैक्यूम है, तो वो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का केस ही अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं, ठीक है। वो डाइलेक्ट्रिक में तुम्हें अब समझ आ जाएगा, वहाँ पे आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गया तो वहाँ पे इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, ये नहीं याद रखना। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं प्रूफ कैसा है इसका। प्रूफ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन है, देखो प्रूफ करने इसलिए ज़रूरी होते हैं, कई बार क्वेश्चन है वो अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, लूप बनते हैं कई बार क्वेश्चन में। प्रूफ किया होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं, यदि उस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि तुमने प्रूफ किया हुआ तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, ये इंटरफेस है, इसको मैं सिंपल लाइन से बना रहा हूँ, लेकिन ये XZ प्लेन, XY प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन जनरल बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो θ1 एंगल पे आ रहा है, ठीक है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है जो θ1 एंगल पे आ रहा है। अब जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे तो है नहीं θ2, क्योंकि E2 अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगी, ठीक है। जो E1 है और E2 है, दोनों की डायरेक्शन भी अलग होगी, मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, ठीक है। डायरेक्शन भी अलग होगी, मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। E2 है, ये हमारे पास θ2 एंगल पे है। अब देखो ये इंटरफेस है, अब इंटरफेस से दो नॉर्मल होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा N1, एक इस डायरेक्शन में होगा N2, दो नॉर्मल होंगे, एक तो नीचे की डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में। अब इसके देखो, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहाँ पे हम एक सिलेंडर ले लेंगे, छोटा सा सिलेंडर, जिसका आधा पार्ट सरफेस के नीचे, आधा पार्ट सरफेस के ऊपर है। अब इसकी जो हाइट है सिलेंडर की बहुत कम है, मतलब इंटरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो मेनली दो ही सरफेस है यहाँ पे, एक नीचे वाला सरफेस, एक ऊपर वाला। ये H हाइट है जो सिलेंडर की, वो लगभग 0 है, मतलब यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास, कोई फ्लक्स पास हो ही नहीं रहा। जो फ्लक्स है एक तो नीचे वाले सरफेस से पास हो रहा है, एक ऊपर वाले से। तो गॉस लॉ से हमें पता है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सिलेंडर के अंदर, सॉरी सिग्मा ही चार्ज है इसके अंदर चार्ज कितना है, इसका एरिया A मान लो, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू A, क्योंकि सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेट के ऊपर। ये ना प्लेट, ये हमने सिलेंडर ले लिया, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा इंटू A, ठीक है। सिग्मा इंटू, क्योंकि हम जो बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं, हमने हाइट छोटी क्यों ली सिलेंडर की, क्योंकि हम जो बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं वो इंटरफेस पे देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो दोनों सरफेस है, ये इस बाउंड्री के पास होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगेगा कितना है। देखो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों देखते हैं। इसके दो कंपोनेंट होंगे, E1 का एक ये कंपोनेंट होगा ऊपर वाला, E1 cos थीटा, E1 का एक ये कंपोनेंट होगा। देखो ये E1 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसको आगे बढ़ा दो, E1 को आगे बढ़ा दिया, ये E1 है, E1 को आगे बढ़ा दिया। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, θ1, ये θ1 है तो इसका एक कंपोनेंट E1 cos θ1 होगा ऊपर की डायरेक्शन में, E1 cos θ1 ये वाला, और E1 sin θ1 होगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। E1 cos θ1 ऊपर होगा। E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, E2 cos θ2 ऊपर ही होगा और E2 sin θ2 इस डायरेक्शन में होगा। तो E2 cos θ2 तो N2 की डायरेक्शन में ही है, E2 cos θ2 तो N2 की डायरेक्शन में। देखो फ्लक्स क्या है हमारे पास, टोटल फ्लक्स E.ds, और ये किसके इक्वल है, सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज है सिलेंडर के अंदर सिग्मा A बाय सिग्मा इंटू A, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये दो ही सरफेस है, एक ये सरफेस, ये तीसरा सरफेस की वजह से तो जीरो ही है, क्योंकि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है हाइट H लेने से वो तो जीरो ही हो गया। तो दो ही सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस E.ds, एक S1 सरफेस नीचे वाला मान लो, S2 सरफेस ऊपर वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब यहाँ पे ds की डायरेक्शन है
नीचे की डायरेक्शन में और E1 है इस डायरेक्शन में, तो दोनों में जो एंगल होगा ये वाला E1 और N में, E1 और N1 में जो एंगल होगा इट इज़ दिस 180 माइनस θ1। तो यहाँ पे आएगा E1 कोस 180 माइनस θ1, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो a आ जाएगा, सरफेस एरिया a आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया a आ जाएगा। अब देखो E2 है वो तो N2 के साथ θ2 एंगल बना रहा है डायरेक्ट, क्योंकि देखो टेल जुड़नी चाहिए दोनों की, टेल से टेल जुड़ेगी तब एंगल देखना क्या है। इसमें देखो E1 का तो हेड जुड़ रहा है, N1 का टेल जुड़ रहा है, लेकिन हमें दोनों की टेल चाहिए, तो E1 को हमने आगे बढ़ाया और N1 को यहाँ से आगे बढ़ाया, तो दोनों की यहाँ टेल जुड़ रही है, ये एंगल देखना है हमें, टेल से टेल जुड़ेगी वो एंगल क्या है वो देखना है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। तो ये आता है हमारे पास E2 कोस θ2 इंटू ए सिग्मा a बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। E1 कोस θ1, E1 कोस 180 माइनस θ1 को क्या लिख सकते हैं हम, E1 इसको लिख सकते हैं माइनस कोस θ1 प्लस E2 कोस θ2 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम E2n लिख सकते हैं, E2n, इसको हम E1n लिख सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास E2n माइनस E1n इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बाउंड्री कंडीशन आएगी नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना, एंगल कौन सा मैटर करता है वो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बाउंड्री कंडीशन सिग्मा 0 है तो ये E2 कोस θ2 इक्वल टू E1 कोस θ1। तो ये एंगल भी निकाल सकते हो तुम, किस एंगल पे डेविएट होगा वो, कोस θ1 इक्वल अपॉन कोस θ2 इक्वल टू E1 बाई E2, ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से बाउंड्री कंडीशन। अब ये इसको याद रखना, ये वैक्यूम के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक में अलग आएगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, अभी वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन। देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल चाहिए। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो क्लोज पाथ में इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। ये हमने डिस्कस किया था 2 या 3 जब हम स्टार्टिंग के लेक्चर कर रहे थे, वहाँ हमने डिस्कस किया था कंप्लीट कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, ई डॉट डी एल 0 क्यों होगा, कंजर्वेटिव में डेल क्रॉस ई 0 क्यों होता है, ये सभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। जब मैथमेटिकल पार्ट कर रहे थे हम, ठीक, ग्रेडियंट वगैरह कर्ल वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तब हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए ई डॉट डी एल क्लोज पाथ में 0 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज पाथ लेंगे। ये इंटरफेस है जिस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये देखो ये इंटरफेस है हमारे पास, ये हमने क्लोज एक लूप ले लिया, उसको उस इंटरफेस पे हमने रख दिया, कुछ पार्ट इसका नीचे है कुछ ऊपर है, ए बी सी डी। इसका एक ओरिएंटेशन ले लेते हैं हम, ये लूप का ये ओरिएंटेशन है। लाइन इंटीग्रेशन में एक ओरिएंटेशन लेना पड़ेगा हमें, ए बी। अब देखो जो ई डॉट डी एल है क्लोज पाथ में, उसको ये लिख सकते हैं ई डॉट डी एल ए बी, ई डॉट डी एल बी सी, ई डॉट डी एल सी डी, ई डॉट डी एल डी ए, ये लिख सकते हैं हम इसको इक्वल टू 0। अब देखो अब इस लूप को हम छोटा लेंगे, इसको इंटरफेस के पास में लेना है हमें, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हमें देखनी है इंटरफेस के एकदम पास में देखनी है। तो जो बी सी और डी ए है इनकी लेंथ बहुत स्मॉल होगी, लगभग 0 के, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। और ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था ना हमारे पास, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये था हमारे पास E2, ये था ना, ये θ1 एंगल था, तो इसका एक टेंजेंट, ये इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ये θ1 होगा हमारे पास, इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट था ये E1 कोस θ1, E2 का भी एक टेंजेंशियल, E2 की ये θ2 है, तो E2 का भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है E2 कोस θ2, E1 सॉरी साइन θ1 आएगा, टेंजेंशियल है साइन θ1, और ये भी आएगा हमारे पास साइन θ2 टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब जो E1 है वो तो इस पे होगा,
E1 तो ऊपर देखो, ऊपर मैंने बनाया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में E1, वो तो मैंने वेक्टर को आगे बढ़ा दिया। तुम्हें लग रहा है वो सेकंड रीजन में जा रहा है, नहीं, वो है इस रीजन में, लेकिन मैंने वेक्टर को आगे बढ़ाया बस, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है। तो E1 sin θ1 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में है, E1 sin θ1 जो CD ओरिएंटेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये DL की डायरेक्शन ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में होगी, DL की डायरेक्शन लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में है। तो ओरिएंटेशन है CD पे, हमारे पास CD पे ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 sin θ1 राइट डायरेक्शन में, और DL है लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल 180 का दोनों में, तो ये आएगा माइनस E1 sin θ1, और इसकी जो लेंथ है उसको L मान लो, टोटल लेंथ को मान लेते हैं L, इस कंप्लीट लेंथ को मान लेते हैं L। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटू L आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें E2 cos θ2 इधर है, E2 sin θ2 इधर है, और DL की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो ये आएगा हमारे पास E2 sin θ2 इंटू L इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 L उधर जाके 0 ही हो जाएगा, E2 sin θ2 माइनस E1 sin θ1 इक्वल टू 0। इसको क्या लिखते हैं, E2 टो माइनस E1 टो, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हें बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन आ गई, E2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये याद रखना तुम, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, 0, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ग्रेडियंट की फॉर्म में हम ये लिखते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। यदि हम Z डायरेक्शन में बात करें, ये Z डायरेक्शन है, तो इसको हम ये लिख देंगे डेल V बाई डेल Z, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डेल V बाई डेल Z। अब इसको E2 लिखें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट E2n लिखें तो ये V2 होगा, इसको E1n लिखें तो ये V1 होगा। इसको यहाँ पुट कर सकते हैं हम, तो पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा ये हमारे पास। इसको यहाँ पुट कर दो, माइनस डेल V2 बाई डेल Z प्लस डेल V1 बाई डेल Z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल V1 बाई डेल Z माइनस डेल V2 बाई डेल Z अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बाउंड्री कंडीशन हो सकती है पोटेंशियल की फॉर्म में। यदि सिग्मा दिया हो तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ही एक रेफरेंस चाहिए, कहीं भी पोटेंशियल कैलकुलेट करो तुम, हमेशा एक रेफरेंस चाहिए। इन्फिनेटिव ले लो, या तुम्हें रेफरेंस अलग से दिया होगा, या इन्फिनेटिव तुम्हें रेफरेंस लेना होगा, या ओरिजिन तुम्हें रेफरेंस लेना होगा, तो तभी पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के रेफरेंस, तो यहाँ पे रेफरेंस, एक रेफरेंस दिया हुआ है, एक कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट। यदि सिग्मा जीरो है तो ये आ जाएगा dV1 बाई dZ इक्वल टू dV2 बाई dZ। दोनों को इंटीग्रेट कर देना Z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा किस टाइप से हमें करना है, ठीक है। यदि तुम्हें चार्ज डेंसिटी दी हो, यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हो, तो पोटेंशियल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, डेल स्क्वायर V बाय माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, लैप्लास इक्वेशन से। यदि चार्ज डेंसिटी, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हो तो इससे कैलकुलेट करते हैं। यदि वो क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हो तो इससे कैलकुलेट करते हैं। वो कम कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। फर्दर लेक्चर इस पे होंगे, ये टॉपिक आएगा, मेथड ऑफ इमेज चार्ट डिस्कस करेंगे, तब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें तो हम अच्छे से ये कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो ये हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वैक्यूम के लिए। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी और बाउंड्री कंडीशन। एक होमवर्क दिया, वो होमवर्क तुम सॉल्व करना, ठीक है।